राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद पढ़ लिए थे। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बातें हैं वो पढ़ लेते हैं, यानी राष्ट्रपति का जो सामान्य परिचय है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में उनकी शक्तियां वगैरह हैं वो पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले किसी भी चीज़ को अगर चुनना हो, किसी भी व्यक्ति को चुनना हो, तो सबसे पहले योग्यता ही होगी। तो उसकी योग्यता, एक तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात तो ये कि वह भारत का नागरिक हो, नंबर 1। दूसरी बात है कि किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है, उसकी आयु है वो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक जो मुख्य और है वो ये है कि भाई ऐसी योग्यताएं रखते हो जो लोकसभा के सदस्य में पाई जाती है। ठीक है ना, लोकसभा के सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। तो लोकसभा की सदस्य में जो योग्यताएं होती है वो योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो ये योग्यताएं हैं। तो योग्यताएं में मेन जो है उम्र है, ये पागल दिवालिया वाला है वो कोई नहीं पूछता। तो इसकी जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष की होनी चाहिए। इसके अलावा वह लोकसभा के सदस्य में जो योग्यताएं होती हैं वो योग्यताएं होनी चाहिए। कार्यकाल पद धारण करने से लेकर 5 वर्ष का काल होता है। क्या? 5 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। इसके लिए निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। निर्वाचन करने के लिए कौन कौन चुनते हैं इसमें? देखो, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्य विधानसभा प्लस दिल्ली और पांडुचेरी। दिल्ली व पुदुचेरी। ये सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ध्यान रहे, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही भाग लेंगे, न कि मनोनीत सदस्य। निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और प्लस बात यह है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल और 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पांडुचेरी को भी जोड़ दिया गया। 70वां संविधान संशोधन और 1992, तो इसके तहत दिल्ली और पांडुचेरी को भी इसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद में इसकी जो है शर्तें भाई, एक तो ये है कि 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए। क्या? 50 तो प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक। इसके अलावा प्लस 15,000 रुपये की जमानत राशि। 15,000 रुपये जमानत राशि। तो इसकी शर्त ये है कि 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए, प्लस में 15,000 रुपये जमानत राशि भी होनी चाहिए। उसके बाद ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है, यानी खड़ा हो सकता है। उसके बाद शपथ है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय का
मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ये शपथ दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। मतदान कैसे होते हैं अब देखते हैं भाई, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। पहले मतदान बता देता हूँ, उसके बाद में इनकी निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भी देखेंगे। देखो मतदान क्या होता है कि सबसे पहले कोटा निकाला जाता है। क्या? बराबर जो डाले गए कुल वैध मतों की संख्या, डाले गए कुल वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या बट्टा कुल निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या, कुल निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या। इसमें +1 कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? +1 कर दिया जाता है। ठीक है। फिर फल निकाला जाता है, यानी +1 डालकर। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, ये तो इसका सूत्र था, ठीक है ना। होता क्या है, जैसे मान लो 100 है, जो कुल मत पड़े 100, जैसे 100, ठीक है, बट्टा, और इसमें जो कुल सदस्य जो निर्वाचित होने वाले थे उनकी संख्या 2 है, तो इसमें क्या करते हैं? +1 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी +1 कर देते हैं। जैसे तो इसका उत्तर क्या आता है? जैसे निकाल लो 1/3 यानी 33 +1 करने पर ना बराबर 50% मत। ये क्या है? मतदान, यानी ये निकालना, यानी ये कोटा बोलते हैं। ये अगर नहीं आता है, यानी कुल 1/6 अगर मत नहीं आते हैं तो उसकी जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाती है, ठीक है। महाभियोग, महाभियोग है वो अनुच्छेद 61 में दिया गया है। तो महाभियोग की वैसे तो प्रक्रिया आपको हार्ड लगती है, लेकिन बहुत ही आसान है। देखो महाभियोग लगाने से पहले, यानी 1/4 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देंगे। क्या देंगे? 14 दिन पहले सूचना देंगे कि भाई हम आपको लिखित रूप में, ध्यान रहे, लिखित रूप में राष्ट्रपति को सूचना देंगे कि भाई अब हम आप पर महाभियोग का प्रस्ताव सदन में ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो सदन में ला रहे हैं। अब उसको सूचना दे दी। फिर 14 दिन बाद जिस दिन सदन द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है, उसी सदन में 2/3 सदस्यों का या कुल सदस्यों का साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। कितने सदस्य? जो जिस सदन में लाया गया है उस सदन का 2/3। जैसे लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा का 2/3 या कुल सदस्यों का जो साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर क्या होता है? जैसे ये प्रक्रिया लोकसभा में हो गई। किसमें? लोकसभा में। फिर यही प्रक्रिया राज्यसभा में होती है। क्या होती है? राज्यसभा में भी क्या करना होता है? 2/3 सदस्यों से इसकी जांच की जाती है। 2/3 यानी 2/3 सदस्यों से साधारण बहुमत से इसकी जांच की जाती है। यदि जांच पूरी हुई और उस जांच के तहत राष्ट्रपति अगर पाया जाता है तो राष्ट्रपति को उसी दिन से अपने पद से हटा दिया जाता है। यही है महाभियोग की प्रक्रिया। यानी सबसे पहले लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो उसके बाद जांच के लिए वही बात राज्यसभा में जाती है और वहां से 2/3 बहुमत से पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाता है। ठीक है।
और राष्ट्रपति को जो महाभियोग की प्रक्रिया लगती है वो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगती है। यानी संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। ठीक है ना। ध्यान रहे, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन सी? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया वो होती है जो न्यायपालिका में होती है, ये संसद में होती है, इसलिए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है ना। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो न्यायिक प्रक्रिया न होकर के अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो महाभियोग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखें, त्यागपत्र अपना देता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। बात खत्म। ठीक है। तो त्यागपत्र भी हो गया। उसके बाद आता है कि भाई यदि राष्ट्रपति, मान लीजिए अगर बीच में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो क्या हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालता है। यानी राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। और यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दे तो भी वो कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। और यदि उपराष्ट्रपति भी ना हो तो क्या हो? तो उसका कार्यभार संभालता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ये बातें हैं। तो सर्वोच्च, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र देने पर क्या होता है? उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालता है। यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसका कार्यभार संभालता है। ध्यान रहे, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र देने के बाद में 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव होना अति आवश्यक है। कितने माह में? 6 माह। 6 माह में राष्ट्रपति का निर्वाचन होना अति आवश्यक है। समझ लिए। एक बार इसकी जो निर्वाचन है वो किस प्रकार से होता है वो समझ लेते हैं। हम समझ लें एक बार निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। किस प्रकार से होता है? तो निर्वाचन की पद्धति तो आपको पता ही है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा गुप्त मतदान से होती है। गुप्त मतदान से होती है। यह है राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है या विधि बोल सकते हैं। इसके तहत कौन सी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय, कौन सी? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुरूप अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है
कि लोकसभा के सदस्य कौन कौन, लोकसभा के सदस्य प्लस, या वैसे लिख देता हूं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। कौन से? निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभा के, राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली। ये 17वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें जोड़ा था 17वां संविधान संशोधन के तहत के तहत 1992 में था ये। दिल्ली और पुदुचेरी को भी शामिल कर लिया गया। एक बात ध्यान रखना, यदि किसी राज्य की विधानसभा है वो भंग हो चुकी हो और उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, चाहे जो विधानसभा जो हो चुकी है वो मतदान करे या ना करे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हो गई बात। तो अब इस प्रक्रिया को समझते कैसे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सबसे पहले मतों की जो है वो मूल्य निकाला जाता है। कैसे? इसका एक सूत्र है, देखो, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा जो राज्य के जितने भी जो विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों का भाग दिया जाता है। और भाग दे करके, ठीक है ना, तो इनमें भाग दे दिया। ध्यान रहे, इसकी जनसंख्या का जो आधार है वो 1971 की जनगणना है। कौन सी? 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे राजस्थान में 1971 की जनगणना क्या थी, तो 1971 में हमारी जनगणना थी 2,57,65,806। ये हमारी जनसंख्या थी, ठीक है ना। तो राज्य में विधानसभा है वो सीटें कितनी है वर्तमान में, तो देखो इसमें जो जितनी विधानसभा है तो हमारे यहाँ कितनी है, 200 है। कितनी है? इन 200 में प्लस 1000 करके भाग दे दो। क्या करना है? भाग देना है। तो ये आ गए, यानी हमारे राज्य के जो एमएलए है उनका कोटा निकाल लिया। तो इसका भाग देने में इसका उत्तर आता है 128.82। क्योंकि मान लो 82 आता है, इसको क्या करते हैं कि आधे आदमी को आधो आदमी यहीं जोड़े तो जागो नहीं, तो एक की जगह क्या करूँगा 129 कर देगा। क्या करूँगा 129। वो मत मूल्य होगो एक एमएलए को मत मूल्य, ठीक है ना। क्या हुआ? एमएलए का मत मूल्य। ध्यान रहे सबसे ज्यादा जो मत मूल्य है वो यूपी का है। कितना? किसका है? यूपी का है। कितना है? 129। सॉरी 129 तो हमारे राजस्थान का हो गया, और यूपी का है 208। यूपी का 208 है। सबसे कम है, सबसे न्यूनतम मूल्य है वो सिक्किम का है। किसका है? सिक्किम का। और सिक्किम का जो मत मूल्य है वो केवल और केवल 7 है।
तो ये है हमारे जो राज्य हैं, यानी एक एमएलए का मत मूल्य इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है ना। अब हम क्यों ना एक सांसद का मूल्य भी निकाल लें। क्या निकालें? विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्यों का तो मूल्य निकालिए, अब हम निकालेंगे सांसद का मत मूल्य। अब सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो सभी राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है ना, विधायक, उनका कुल, यानी सभी राज्यों के विधायकों का, किसका? विधायकों का कुल मत मूल्य, कुल मत मूल्य सभी राज्यों के जो है वो कुल विधायकों का मत मूल्य, ठीक है ना, इसके अंदर भाग देना है। क्या देना है? भाग देना है जो संसद के कुल, यानी जो दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा, इन निर्वाचित सदस्य, संसद के जो दोनों सदन हैं, सदनों के निर्वाचित सदस्यों का भाग देना, निर्वाचित सदस्यों का क्या करना है? भाग देना है। उसके बाद में क्या आएगा? सांसद का मूल्य आएगा। तो देखें करना क्या है, जैसे मान लीजिए टोटल ये है, और सभी राज्यों के जो सांसद, जो एमएलए है, उनका मत मूल्य ये निकलता जोड़ने पर 776। तो इनमें भाग देने पर क्या आएगा? लगभग 708 आएगा। तो ये हो गया एक जो है इसको बोलते हैं सांसद का मत मूल्य, इस तरह से निकाला जाता है। अब पूछ लिया निश्चित कोटा। निश्चित कोटा क्या होता है? निश्चित कोटा वो होता है कि उसके द्वारा जो प्राप्त किए मत है उनमें कितना मत प्राप्त होना चाहिए, तभी निश्चित कोटा, यानी कम से कम कितने मत मिलने चाहिए, तब उनकी जामनी जूमनी जब्त होना शुभ बच जाए। देखो इसके लिए भी एक सूत्र आता है। सूत्र क्या है? निश्चित कोटे का सूत्र है ये। किसका? निश्चित कोटा कैसे निकाला जाता है? क्या? निश्चित कोटा कैसे निकाला जाता है वो हम देखेंगे। ठीक है, एक बार इधर कर देता हूं। तो निश्चित कोटा निकालने का जो सूत्र है वो इस प्रकार से है। देखो क्या करते हैं, कुल वेद मत, पहले तो ले लेते हैं कुल वेद मत, ठीक है, बट्टा कुल वेद मतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या। किसकी? निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या, ठीक है, प्लस 1 कर दो इसमें, बराबर जो उत्तर आएगा, यानी प्लस इसमें भी 1 कर दो, जो उत्तर आएगा वो वेद मत यानी कुल वेद मत हो जाएगा। तो इसका मतलब है यदि किसी व्यक्ति को 1/6 मत प्राप्त नहीं होते हैं तो उसकी जमानत है वो जब्त कर ली जाती है। तो मेरे हिसाब से जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, मैंने तो आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, आगे आपकी मर्जी है। तो ध्यान रहे, एक हमारे राजस्थान में सांसद का मूल्य 129 होगा, ठीक है ना, क्या होगा, यानी एक एमएलए का मूल्य है वो 129 होगा, और सबसे ज़्यादा यूपी में 208 सांसद यानी मूल्य आता है, और सबसे कम सिक्किम में आता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन किया जाता है, ठीक है ना। अब कई बार क्या हो जाता है कि पहली मतगणना में निर्वाचन है वो नहीं होता। अब देखो ये इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं आगे, तो निश्चित कोटा निकालते हैं। देखो मान लीजिए कोई 5 व्यक्ति खड़े होते हैं और उसमें निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता है, तो उसके लिए क्या प्रक्रियाएं होती है। देखो एक सूत्र है, वो तीनों सूत्र 3 तरीके से हैं। देखो एक तो देखो कुल वेद मतों की संख्या, ठीक है ना, उसमें भाग दे दो निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या, प्रतिनिधियों की संख्या,
ठीक है ना, +1 और यहाँ पर भी +1 कर दो। फिर कुल वेद मतों की संख्या बटा 1 +1 और फिर कुल लास्ट में, क्योंकि 1 + 1 हो गया 2 हो गए ना, कुल वेद मत बटा 2 बराबर 2 + 1। अगर इसमें निर्वाचन, जैसे मान लीजिए, अब इसको समझते हैं अच्छी तरह से। मान लो ये 4, इसमें क्या होता है कि जितने व्यक्ति खड़े होते हैं उन सभी को वोट देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उन सभी को वोट देना पड़ता है। जितने भी खड़े होते हैं उन सबको, उन चारों उम्मीदवारों को, यानी 4 खड़े होते हैं तो चारों उम्मीदवारों को वोट देना पड़ता है। अगर यदि पहली बार में कोई व्यक्ति विजय नहीं होता है तो दूसरी बार मतगणना होती है, यानी सबसे कम मत वाले व्यक्ति को तो वहां से हटा दिया जाता है और दोबारा मतगणना होती है। उसे बोलते हैं द्वितीय चक्र की मतगणना। अगर उसमें भी नहीं होता तो तीसरी बार होती है। इस प्रकार से जब 50 + 1 मत बराबर, यानी 51% मत यदि किसी को आते हैं उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो दूसरी जो चक्कर की जो मतगणना हुई थी उनमें वी गिरी है। ये दूसरी मतगणना यानी द्वितीय चक्कर की मतगणना में विजय हुए थे, है ना। पूछ लिया जाए कि द्वितीय चक्कर की मतगणना में कौन राष्ट्रपति विजय हुआ था, तो वी गिरी 1969 की बात है, ये 1969 में। तो मैंने राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, मतगणना है, जो कहाँ से क्या है, वो सारी की सारी बातें समझाती है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये बातें हैं, वैसे तो कोई नॉर्मली एग्ज़ाम हो तो उनमें तो पूछ लिया जाता है, रीट वगैरह की एग्ज़ाम के लिए ये हो सकता है, लेकिन अगर फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम होती है तो उनमें बहुत ही कम चांस होते हैं ये बातें पूछने का। तो फिर भी मैंने बता दी है। अब हम शक्तियां हैं, अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो यहीं से पुटअप होगा राष्ट्रपति की शक्तियां, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर तो कर ही देंगे, और कमेंट भी करना, क्योंकि अच्छा लगता है आप कमेंट करते हो तो। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।